दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। अकबर और बीरबल की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, बीरबल सवालों का तत्काल जवाब ही नहीं देते थे, बल्कि यह भी जानते थे कि सामने वाला कौन सा सवाल किस तरह से करेगा। क्या ऐसा खिलाड़ी कभी हार सकता है जो बिसात पर बिछे मोहरों की सभी चालों को समझकर बैठा हो? इसी समझ ने बीरबल को एक छोटे से राजा के सलाहकार से उठाकर सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में एक और सम्राट का चहेता बना दिया। मूर्ख कौन और चतुर कौन? दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनियादारी की बातों में किस जाति एवं धर्म के लोग चतुर होते हैं और किस जाति के लोग मूर्ख होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, दुनियादारी की बातों में सबसे चतुर होते हैं व्यापारी और मूर्ख होते हैं मुल्ला। अकबर बादशाह को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। मन ही मन सोचा कि पढ़े लिखे मुल्ला कदापि मूर्ख नहीं हो सकते। अपने इस आंतरिक भाव को उन्होंने बीरबल से कह दिया, जहां पना, यदि कुछ रकम खर्च करें तो मैं यह साबित कर दूंगा कि मुल्ला वास्तव में मूर्ख होते हैं। बीरबल ने कहा। अकबर बादशाह ने मान लिया और बीरबल के हुक्म से प्रधान मुल्ला को दरबार में हाजिर किया गया। उसके आ जाने पर बीरबल ने अकबर बादशाह से अर्ज किया, हुजूर, कृपया हमारी बातों में हस्तक्षेप न कीजिएगा। जो कुछ हम कहें चुपचाप शांत होकर सुने। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। मुल्ला दरबार में आ गया। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर बैठाया और बड़ी नम्रतापूर्वक कहा, मुल्ला जी, बादशाह सलामत को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। आप इसके बदले में जो इनाम मांगेंगे सरकारी खजाने से दिया जाएगा। अचानक दरबार में अपना बुलावा सुनकर मुल्ला के होशवास पहले ही उड़ रहे थे। अब यह सुनकर उनका रहास होश भी काफूर हो गया। दीवान जी, यह कैसे संभव हो सकता है? दाढ़ी तो खुदा की सबसे प्यारी वस्तु है, उसे कैसे दिया जा सकता है? कंपकंपाती जुबान में मुल्ला जी ने कहा। बीरबल तत्काल डपटकर बोले, मुल्ला जी, इतने दिनों आपने बादशाह सलामत का नमक खाया है, आज इन्हें केवल आपकी दाढ़ी की जरूरत है, जिसे देने में आप आनाकानी कर रहे हैं। आपसे किसी अधिक महत्व की वस्तु पाने की बादशाह क्या आशा कर सकते हैं? जल में रहकर मगरमच्छ से बैर ठीक नहीं है। यदि गरीब परवर चाहें तो आपका सब कुछ छीन सकते हैं। आप ही क्या इस देश में किसी की भी हस्ती है कि जो कुछ भी देने से इनकार कर सके? यह तो उनकी मेहरबानी है जो आपकी दाढ़ी की कीमत दे रहे हैं, मुफ्त में न लेकर मुंहमांगी रकम दे रहे हैं। बीरबल की बातों को सुनकर मुल्ला कांप उठा। उसे अकबर बादशाह के नाराज होने का बड़ा ख्याल था, इसलिए नम्रतापूर्वक कहा, 10 रुपए दिलवा दो, बस। फिर क्या था, वहां तो आज्ञा की देर थी। तुरंत ही मुल्ला को 10 रुपए दिलवा दिए गए और नाई को बुलाकर उसकी दाढ़ी साफ करा दी। मुल्ला ने 10 रुपए लिए और अकबर बादशाह को दाढ़ी थमाकर, जान बची तो लाखों पाए समझकर घर का रास्ता लिया। मुल्ला के चले जाने पर बीरबल ने शहर के एक बड़े मशहूर व्यापारी को बुलाया, जिसकी दाढ़ी काफी लंबी थी। व्यापारी आज्ञा पाते ही दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने अपने पास बुलाकर उससे कहा, अकबर बादशाह को आपको दाढ़ी की आवश्यकता है। इसके बदले में जो चाहेंगे वह कीमत दे दी जाएगी। जहां पनाह मालिक हैं, जो चाहे वह करें। मगर हुजूर, बात यह है कि हम गरीब आदमी हैं। व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, इसमें गरीब या मालदार का कोई प्रश्न नहीं। अकबर बादशाह को तुम्हारी दाढ़ी की आवश्यकता है। तुम जो कीमत कहो दिलवा दी जाएगी। बीरबल ने डांटने वाले अंदाज में कहा। व्यापारी डरता हुआ बोला, अन्नदाता माई बाप हैं, जो चाहे करें। लेकिन बीरबल ने कहा, साफ साफ बात क्यों नहीं कहते? लेकिन क्या कर रहे हो? हुजूर, जब मेरी माँ मरी थी तो इन्हीं वालों की खातिर 5,000 रुपए खर्च किए थे।
फिर जब पिताजी मरे तो उतने ही फिर खर्च किए और इन्हीं बालों की खातिर हमने माँ बाप की क्रिया की और ब्राह्मणों को भोजन कराया। 10,000 उसमें खर्च किए और आप तो जानते ही हैं कि इन बालों की बदौलत हमारी धाक है, व्यापारी ने व्यापारिक अंदाज में कहा। बीरबल बोले, फिजूल बातें मत करो। इस तरह तुम्हारी दाढ़ी पर कुल 20,000 खर्च हुए। यह लो 20,000 और अपनी दाढ़ी दे दो। व्यापारी 20,000 लेकर दाढ़ी मुंडवाने बैठ गया। उस वक्त साबुन आदि का प्रयोग नहीं होता था। जैसे ही नाई का बेरहम हाथ दाढ़ी पर पड़ा, व्यापारी को गुस्सा आ गया। झट से नाई के मुंह पर तमाचा जड़ दिया और बिगड़कर बोला, अबे यह क्या, तूने ऐसी वैसी दाढ़ी समझ रखी है? अब यह बादशाह सलामत की दाढ़ी हो गई है। व्यापारी की इस अशिष्ट बात से अकबर बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने नौकरों को हुक्म दिया कि इस बदमाश को धक्के मारकर निकाल दो। अकबर बादशाह की आज्ञा पाते ही व्यापारी अपने 20,000 रुपए लेकर वहां से भाग गया। जब अकबर बादशाह का गुस्सा शांत हुआ तो बीरबल बोले, देखी आपने व्यापारी की चालाकी। 20,000 रुपए भी ले गया और अपनी दाढ़ी भी सही सलामत लेकर चला गया। मुल्ला जी ने तो केवल 10 रुपए में ही दाढ़ी मुंडवा दी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कपटी औरत। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला पेश हुआ। एक औरत भरी सभा में एक आदमी को साथ लेकर आई और बोली, हुजूर, इस आदमी ने मेरे सारे जेवर छीन लिए हैं। अकबर बादशाह ने उस आदमी से इसका कारण पूछा तो वह हाथ जोड़कर बोला, जहांपना, मैं परदेशी आदमी दिल्ली शहर देखने आया था। रास्ते में मुझे यह औरत मिली और आपसे भेंट कराने का वादा किया। आपके दर्शन की लालसा लिए मैं इसके पीछे पीछे चला आया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, मैंने इसके कोई जेवरात नहीं छीने हैं। इस पर वह औरत बोली, आलीज़ा, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब पाक साफ बन रहा है। अकबर बादशाह दोनों की बातों से कोई नतीजा नहीं निकाल सके कि वास्तव में दोषी कौन है। अन्य दरबारी भी दोनों की बातें सुनकर किसी के पक्ष में या विपक्ष में राय कायम नहीं कर सके। अंत में अकबर बादशाह ने बीरबल को इस फैसले का भार सौंपा। बीरबल पहले ही दोनों का बयान सुन चुके थे। उन्होंने औरत से पूछा, तेरे जेवर कितने रुपए के थे? करीब 5,000 रुपए के, उस औरत ने रोने वाले अंदाज में कहा। बीरबल ने उस औरत की शक्ल देखी। उन्होंने समझ लिया कि इस औरत के पास इतने रुपए के जेवर नहीं हो सकते। यह तो बेगुनाह परदेशी को लूटना चाहती है। कुछ सोचकर उन्होंने सरकारी खजाने से 5,000 रुपए मंगवाए और गुप्त रूप से एक सिपाही को देकर कहा, यह रुपए उस परदेशी को दे दो और उसे समझा दो कि बीरबल का हुक्म पाते ही वह रुपए औरत को दे दे। सिपाही ने उस आदमी को अलग ले जाकर बीरबल के कथनानुसार उसे समझाकर रुपए दे दिए। कुछ देर के पश्चात बीरबल उस परदेशी से बोले, तुमने इसके जेवरात छीने हैं। यह औरत कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए तुम अभी इसे या तो इसके जेवरात वापस कर दो अथवा 5,000 रुपए दे दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। उस परदेशी ने उस औरत को सभी के सामने 5,000 रुपए दे दिए। औरत रुपए लेकर खुश होती हुई घर की ओर चल पड़ी। वह कोई एक फरलांग ही गई होगी कि बीरबल ने उस परदेशी से कहा, जाओ और उसके सारे रुपए छीन लाओ, रुपए लेकर ही लौटना। परदेशी बीरबल की आज्ञा पाकर दौड़ गया और उस औरत से रुपए छीनने का उसने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह औरत भी अड़ गई। किसी भी प्रकार उसने रुपया नहीं छोड़ा और उसका हाथ पकड़कर बोली, चल, जहां से रुपया मिला है वहीं चलकर तुझे दे दूंगी। जैसे ही वह परदेशी उस औरत के पीछे रुपया छीनने दौड़ा, बीरबल ने अपने 2 गुप्तचरों को राह की घटना देखकर सही सी खबर देने के लिए कहा।
दोनों गुप्तचरों ने उस औरत व आदमी के आने से पहले ही साग हाल कह सुनाया। इस बात से बीरबल को और भी विश्वास हो गया कि निस्संदेह यह औरत धोखेबाज है। थोड़ी देर बाद उस आदमी को साथ लिए औरत सभा में उपस्थित हुई और बोली, जहांपनाह, जो रुपया आपने मुझको दिलवाया है, उन रुपयों को भी यह आदमी रास्ते में मुझसे छीन रहा था। मैंने इसकी एक नहीं चलने दी और आपके सम्मुख इसे ले आई हूँ। यह सुनकर बीरबल ने उस औरत से पूछा, यह तुमसे रुपया छीन पाया या नहीं? इसने कोशिश तो बहुत की पर मुझसे नहीं छीन पाया, औरत ने विजी भाव से कहा। बीरबल ने डांटकर उस औरत से कहा, जो आदमी तुझसे रुपया छीनने की ताकत नहीं रखता, उसके द्वारा जेवरात का छीने जाना कैसे मुमकिन है? तू झूठी है, रुपए अभी वापस कर। यह कहकर बीरबल ने बेंत से उस औरत को पीटने की आज्ञा दी। मार खाने के डर से औरत ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और रुपए वापस दे दिए। बाद में बीरबल ने उस औरत को तुरंत जेल खाने भिजवा दिया तथा उस परदेशी को बाइज्जत विदा किया। बीरबल की इस चतुराई से सभी दरबारी अत्यंत खुश हुए। अकबर बादशाह को तो यह न्याय बहुत ही पसंद आया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता के सामने चंद्रमा भी फीका लगता था। एक बार वह व्यापारी और उसकी पत्नी अपने सगे संबंधी से मिलने किसी दूसरे गांव जा रहे थे। सफर अधिक दूर का नहीं था, इसलिए वे दोनों पैदल ही चल दिए थे। रास्ते में एक किसान जो अपनी गाड़ी पर सवार था के मन में व्यापारी की पत्नी के प्रति पाप समा गया। उसने व्यापारी से पूछा, सेठ जी, आप किस गांव में जाएंगे? व्यापारी ने गांव का नाम बता दिया। किसान गांव का नाम सुनकर बोला, मैं भी उसी गांव में जा रहा हूं। आप अपनी पत्नी को मेरी गाड़ी में बैठा दें। व्यापारी अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठाकर खुद पैदल चल दिया। किसान ने गाड़ी में जुटे बैलों को तेज तेज दौड़ाना शुरू कर दिया। व्यापारी गाड़ी के पीछे पीछे भागने लगा। रास्ते में किसान ने उसकी पत्नी को तरह तरह के सब्जबाग दिखाकर अपने वश में कर लिया। जब वे उस गांव के निकट पहुंचे तो व्यापारी ने किसान को आवाज दी, भाई ठहर जाओ, हमारा गांव आ गया है, यहाँ मेरी पत्नी को उतार दो। भाई, हमारा गांव तो आगे है और यह स्त्री मेरी पत्नी है। यह सुनकर व्यापारी दौड़कर गाड़ी के पास पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि यह गाड़ी वाला मेरी पत्नी को नहीं उतार रहा है। उसकी बात सुनकर आसपास के राहगीर खड़े हो गए, लेकिन कोई फैसला नहीं कर सके कि यह स्त्री किसकी पत्नी है। इसलिए वे दोनों अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचे। अकबर बादशाह ने उन दोनों की बातें सुनकर बीरबल से उसका फैसला करने के लिए कहा। तब बीरबल ने उस स्त्री को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, क्या बात है? औरत चुप रही, वह कुछ नहीं बोली। अब बीरबल चक्कर में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने उस औरत को स्याही की दवात देकर कहा, इसमें पानी डालकर ले आओ। इतना सुनकर औरत उठी और दवात में पानी डालकर ले आई। बीरबल ने दवात से स्याही लेकर एक कागज पर 2-4 शब्द लिखकर देखे। स्याही में पानी सही था, इसलिए उसने व्यापारी से कहा, तुम अपनी पत्नी को ले जाओ, यह स्त्री तुम्हारी है। तत्पश्चात किसान को झूठ बोलने और गलत आचरण करने पर सजा दी। यह देखकर अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, तुमने यह कैसे जाना कि यह औरत व्यापारी की है? बीरबल बोला, हुजूर, मैंने उस औरत से दवात में पानी डालने को कहा। उसने उतना ही पानी डाला जितना स्याही के लिए ठीक था। इससे मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि वह औरत किसान की नहीं है। व्यापारी कभी कभी इससे स्याही में पानी अवश्य डलवाता होगा। उसे स्याही में पानी डालने की आदत थी, आठ सही पानी डालकर ही लाई।
यदि वह किसान की स्त्री होती तो अनजानेपन में कम या अधिक मात्रा में पानी भर लाती। अकबर बादशाह बीरबल के इस न्याय से अत्यधिक प्रसन्न हुए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चोर की दाढ़ी में तिनका। दोस्तों, एक बार एक मशहूर व्यापारी के यहाँ बहुत सा धन चोरी हो गया। उस व्यापारी ने इसकी रिपोर्ट राज्य के अधिकारियों को दी। काफी जांच पड़ताल के बाद भी चोर नहीं पकड़ा जा सका। चोर व्यापारी के घर से सभी बेशकीमती चीजें उठा ले गए थे। उसके पास बर्तनों और साधारण वस्त्रों के अलावा कुछ भी बाकी नहीं बचा था। उसका लगभग दिवाला ही निकल गया था। इतने बड़े पूंजीपति की ऐसी दुर्दशा देख बादशाह बड़े चिंतित हुए। बादशाह ने इस चोरी का पता लगवाने का निर्णय किया। उन्होंने बीरबल से सारा हाल कहकर चोर को माल समेत बरामद करने का आदेश दिया। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया। उसने उस व्यापारी को बुलवाया जिसका माल चोरी हो गया था। इसके पश्चात उससे पूछा, तुम्हें किसी पर संदेह है? यदि किसी पर शक हो तो स्पष्ट बता दो। घबराओ नहीं, तुम्हारी सब संपदा मिल जाएगी। व्यापारी को बीरबल की बातों से बहुत ढाढ़स बंधा। बादशाह भी उस समय वहां मौजूद थे। व्यापारी ने उत्तर दिया, हुजूर, मेरा यह अनुमान है कि नौकरों ने ही मिलकर यह काम किया है, क्योंकि बाहरी आदमी को इतनी वाकफियत नहीं हो सकती। किंतु यह भी सत्य है कि मैंने किसी को अपनी आंखों से ऐसा करते नहीं देखा, इसलिए मैं किसी दोषी नौकर का नाम बता पाने में असमर्थ हूँ। बीरबल ने सिपाही भेजकर व्यापारी के सभी नौकरों को बुलवाया। जब सभी नौकर आ गए तो बीरबल ने समान आकार की बहुत सी लकड़ी की पट्टी मंगवाई। उन पर कोई मंत्र पढ़ने का ढोंग करके एक एक लकड़ी प्रत्येक नौकर को दे दी और कहा, आज रात को ये लकड़ियां तुम लोग अपने अपने पास रखो, कल सुबह लाकर मुझको दिखाना। जो कोई चोर होगा या उसकी मदद से चोरी हुई होगी, उसके पास की लकड़ी आधी इंच बढ़ जाएगी। बीरबल के हुक्म से राज्य कर्मचारियों ने व्यापारी के नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा और उनकी देखरेख के लिए चपरासी नियुक्त कर दिए गए। उन नौकरों में जो नौकर वास्तव में चोर था, ने अपने मन में सोचा कि यह लकड़ी बाद में आधा इंच बढ़ जाएगी, तो मैं पहले ही क्यों न इसको आधा इंच काट दूं ताकि बढ़ने पर यह पूरी ही रहे। इस तरह मेरी लकड़ी सबके बराबर रहेगी। इस प्रकार दीवान बीरबल मुझे नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा सोचकर उसने फौरन अपनी लकड़ी को आधा इंच छोटी कर दिया। यही तो बीरबल की चाल थी। क्या कभी लकड़ी रात भर में अपने आप बढ़ सकती है? दूसरे दिन सुबह बादशाह और बीरबल उस जगह पर गए जहां नौकर रखे गए थे। उनके साथ वह व्यापारी भी था। बीरबल ने सबकी लकड़ियों को देखा। जब असल चोर की लकड़ी देखी तो वह आधा इंच औरों से छोटी निकली। बीरबल समझ गए कि अवश्य ही इसने चोरी की है। बीरबल ने एकांत में ले जाकर उसे छोड़ देने का वायदा करके सब असलियत जान ली। जब चोर ने घन छिपाए जाने का स्थान बताने में आनाकानी की तो उन्होंने नौकर को पीटने का हुक्म दिया। मार खाने के डर से चोर ने सब बातें कबूल कर लीं और जहां जो चीजें छिपाई थीं, वह जगह बता दी। बाद में बीरबल ने सब धनमाल लेने के लिए व्यापारी को हुक्म दिया। व्यापारी का जो कुछ माल चोरी हो गया था, वह सब मिल गया। वह बहुत खुश हुआ। बादशाह सब कुछ देख रहे थे। वे बीरबल की बुद्धिमानी से बड़े प्रसन्न हुए। व्यापारी बीरबल के चरणों में गिरकर बोला, आज यदि आपकी कृपा न होती तो यह सब मेरी खोई चीज नहीं मिलती। इसका परिणाम यह होता कि मैं आत्महत्या कर लेता। बीरबल ने उसे उठाकर गले लगा लिया और उसका सारा सामान उसे सौंप दिया। नौकर को राज्य के कानून के अनुसार दंड का आदेश दे दिया गया। दोस्तों, बादशाह अकबर अभी दरबार में आकर बैठे ही थे कि तभी दरबार में लंका के राजा का एक दूत हाजिर हुआ। बादशाह अकबर ने उसका स्वागत करते हुए कहा, कहो कैसे आना हुआ?
दूत सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, चतुर तथा हाजिर जवाब दरबारी हैं। हमारे महाराज ने यहाँ मुझे एक घड़ा अक्ल लाने के लिए भेजा है। बादशाह अकबर यह सुनकर चौंक गए कि भला अक्ल भी कहीं घड़े में भरी जा सकती है। लगता है लंका का राजा हमारी हंसी उड़ाना चाहता है। यह सोचते सोचते बादशाह को बीरबल की याद हो गई। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलवाकर उसे यह बात बताई। बीरबल बोले, जहां पनाह, अक्ल का प्रबंध तो हो जाएगा, पर इस काम में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। शहंशाह अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। बीरबल अब इस काम में लग गए और एक नौकर से कहा कि वह छोटे मुंह वाले मिट्टी के कुछ घड़ों का इंतजाम करे। नौकर घड़े लेकर आया तो बीरबल नौकर को लेकर कद्दू की बेल तक गए और उन्होंने एक घड़े में एक छोटे कद्दू डाल दिए। इसके बाद उन्होंने बाकी घड़ों में भी इसी तरह से कद्दू रख दिए। फिर बीरबल ने नौकर से कहा, इन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करना। बीरबल यह कहकर कामकाज में लग गए। समय पूरा हो गया तब बीरबल दरबार में हाजिर हुए। शहंशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, अक्ल के घड़ों की स्थिति क्या है? जहां पनाह, बस 2 हफ्ते का और समय चाहिए, फिर सारे घड़े अक्ल से भर जाएंगे। 2 हफ्ते बाद बीरबल ने आकर देखा कि घड़े में कद्दू के फल घड़े जितने हो गए हैं। वह बहुत ही खुश हुए और इसके दूसरे दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और लंका के दूत को बुलवाया। लंका का दूत जैसे ही दरबार में हाजिर हुआ, बीरबल के सेवक घड़े लिए दरबार में आ पहुंचे। बीरबल ने एक घड़ा लंका के दूत को देते हुए कहा, लीजिए अक्ल का घड़ा और जाकर अपने राजा को सादर भेंट कीजिए, परंतु खाली होने पर हमारा यह कीमती घड़ा हमें जैसे का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा अक्ल का फल भी तभी असरदार होगा जब इसे किसी भी तरह की हानि न पहुंचाई जाए, यानी इसे साबुत ही घड़े से निकाला जाए। बीरबल से दूत ने पूछा, हुजूर, क्या मैं अक्ल के फल को देख सकता हूँ? हाँ, देख सकते हैं, बीरबल ने आगे कहा। यदि आपके राजा को और अक्ल की जरूरत हो तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे 5 घड़े हमने रखे हुए हैं। दूत जब घड़ा देकर दरबार से चला गया तब शहंशाह अकबर अपनी जिज्ञासा को दबा न सके और बीरबल से बोले, अक्ल का फल हमें भी तो दिखाओ। तुम्हारे पास अक्ल के अभी 5 घड़े रखे हैं न? हाँ हुजूर, 5 ऐसे घड़े अभी मेरे पास हैं। मैं अभी हाजिर करता हूँ। बीरबल ने यह कहते हुए सेवक को घड़े लाने को कहा। सेवक घड़े लेकर शहंशाह के समीप पहुंचा तो उन्होंने घड़े में झांककर देखा। फिर बादशाह अचानक ही हंस पड़े और बीरबल की पीठ थपथपाते हुए बोले, मान गए बीरबल, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। इस कद्दू को खाकर लंका के राजा की बुद्धि तेज हो जाएगी। चले थे हमें मूर्ख बनाने। और शहंशाह यह कहकर हंसने लगे। दरबारी भी अपनी हंसी रोक न सके। बीरबल की चतुराई पर उन सबको ही नाज था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, शहंशाह अकबर ने एक मुंशी को चुंगी अधिकारी बना दिया। वह मुंशी बहुत ही प्रसन्न हुआ और बादशाह की ढेरों प्रशंसा करके चला गया। कुछ दूरी पर ही बीरबल बैठे थे। मुंशी के जाने के बाद वह बोले, हुजूर, वह मुंशी बहुत ही चालाक, धूर्त और बेईमान जान पड़ता है। देखना, वह बेईमानी करने से बाज नहीं आएगा। बादशाह ने बीरबल की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीरबल का शक सच साबित हुआ। बादशाह के पास मुंशी की शिकायतें आने लगीं कि मुंशी रिश्वत लेता है और प्रजा को बहुत ही तंग करता है। बिना रिश्वत लिए किसी से भी बात नहीं करता है। बादशाह सलामत ने मुंशी का तबादला वहां कर दिया जहां बेईमानी करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी।
वह मुंशी अधिकारी से घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया गया। अब मुंशी का काम घोड़ी की लीद तोलना था, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। मुंशी ने वहां भी अपनी आदत न छोड़ी और रिश्वत लेने शुरू कर दी। मुंशी साइसों से बोला, तुम सब घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसीलिए मुझे लीद तोलने को भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तोल में कम बैठी तो मैं शहंशाह से शिकायत कर दूंगा। साइस यह सुनकर डर गए और मुंशी को प्रति घोड़ा 1 रुपया देने लगे। बादशाह के पास मुंशी की शिकायत पहुंची तो उन्होंने यमुना नदी की लहरें गिनने का काम उसे सौंप दिया। यहाँ पर बेईमानी का कोई काम नहीं था। मुंशी बेईमानों का बेईमान था। यहाँ भी उसने कमाई का रास्ता ढूंढ निकाला। अब मुंशी ने नावों को रोकना शुरू कर दिया और कहने लगा, रुको, मैं अभी लहरें गिन रहा हूँ। बेचारे नाविक जब नावों को रोक रोक कर परेशान हो गए तब उन्होंने मुंशी को प्रतिमाह 10 रुपए देने प्रारंभ कर दिया। दरबार में जब यह खबर पहुंची कि मुंशी नाविकों से पैसे वसूलता है तो शहंशाह ने हुक्म जारी किया कि नावों को न रोका जाए और उन्हें जहां जाए जाने दिया जाए। शातिर दिमाग मुंशी कहाँ किसी बंदिश और नियम को मानने वाला था। यहाँ भी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर एक तख्ती को तट पर यह लिखकर लगा दिया, रोको मत जाने दो। यह द्व्यर्थी वाक्य शहंशाह के हुक्म का भी पालन कर रहा था और मुंशी को भी रिश्वत दिलवा रहा था। बादशाह के पास फिर भी मुंशी की शिकायतें पहुंचने लगीं तो उन्होंने उस मुंशी की हरकतों से तंग आकर उसे नौकरी से हमेशा के लिए हटा दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम्हारा कहना सही था कि यह मुंशी जरूरत से ज्यादा होशियार और बेईमान लगता है। यह सब कहकर शहंशाह ने बीरबल के जिम्मे कर्मचारियों को जांचने परखने का काम लगा दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। नदी पति के घर जा रही है रोते हुए। दोस्तों, वर्षा ऋतु थी। यमुना नदी में बाढ़ आई थी। लहरें किनारे पर आकर टकरा रही थीं, जिससे अजीब सी छप छप की आवाज होती थी। शहंशाह अकबर का महल यमुना तट पर ही था। बादशाह गहरी नींद में सोए हुए थे। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला पड़ा था। छप छप की आवाज जब बादशाह के कानों में पड़ी तो वह जाग गए और छप छप की आवाज सुनने लगे। फिर इसके बाद बादशाह को नींद नहीं आई तो वह कमरे में ही उठकर टहलने लगे। टहलते टहलते वह खिड़की के पास आ गए और पानी से लबालब भरी यमुना नदी को अपलक देखने लगे। लहरों की छपछपाहट अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। तभी उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे नदी रो रही हो। शहंशाह के मन में सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिर क्या बात है। रात के सन्नाटे में सब सो रहे हैं मगर नदी क्यों रो रही है? अपने इस प्रश्न का जवाब वह नहीं ढूंढ सके तो बिस्तर पर आकर चुपचाप लेट गए। दूसरे दिन शहंशाह दरबार में आए तो सभी दरबारियों से यही प्रश्न किया कि नदी रोती क्यों है। बारी बारी से सभी दरबारियों ने अपनी समझ के अनुसार जवाब दिया, लेकिन किसी के भी जवाब से बादशाह को संतुष्टि नहीं मिली। इसी बीच बीरबल दरबार में पधारे। बादशाह ने बीरबल को देखते ही सवाल कर दिया, बताओ बीरबल, नदी क्यों रोती है? बीरबल इस बेतुके सवाल पर कुछ देर तक हतप्रभ खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं आपके सवाल का जवाब तभी दे सकता हूं जब मैं नदी का रोना अपने कानों से सुनूंगा। बीरबल, नदी के रोने की आवाज तो मैं तुम्हें रात के सन्नाटे में ही सुना सकता हूँ। बादशाह ने यह कहकर बीरबल को देखा। बीरबल रात होने पर शहंशाह के महल में पहुँचे। बादशाह उन्हें अपने महल की खिड़की के पास ले गए और वह छप छप की आवाज उन्हें सुनाई और इसका कारण पूछा। बीरबल अगले पल ही यह समझ गए कि यह तो पानी के बहने की आवाज है और बादशाह ने इसे ही नदी का रोना मान लिया है।
बीरबल झुककर बड़े ही विनम्र स्वर में बोले, हुजूर, नदी अपने पिता के घर यानी पहाड़ से विदा होकर अपने पति यानी समुद्र के यहाँ जा रही है, जिससे वह पिता से अलग होने के गम में रोती जा रही है। बीरबल का जवाब इतना सटीक और हकीकत भरा था कि बादशाह अकबर खुशी के मारे गदगद हो गए और कहा, बीरबल, तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब होता है। हम तुम्हारे जवाब से संतुष्ट हुए। दोस्तों, ये प्यारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन बीरबल के मन में उस वस्तु की जानकारी प्राप्त करने की सूझी। वह बीमारी का बहाना कर कई दिनों तक दरबार में नहीं आया। बादशाह ने 1-2 दिन तो यह समझकर कि साधारण बीमारी होगी, उसकी कुछ खोज खबर न ली। परंतु जब सोचते सोचते 3-4 दिनों का अरसा बीता और वह नहीं आया तो उन्हें बीरबल को देखने की इच्छा हुई। वे अपने चंद सिपाहियों के साथ बीरबल के मकान पर गए। जब उसे बादशाह के आगमन की सूचना मिली तो झट दूसरे दरवाजे से होकर बाहर निकल गया और लोगों की आंख बचाकर सीधे दरबार में जा पहुंचा। गुप्त मार्ग से जनाने महल में पहुंचकर उस नशीली चीज की तलाश करने लगा। जब बाहर उसका सुराख न लगा तो वक्स की ताली के फिराक में पड़ा। देवात ताली मिल गई। वह एक कोने में अच्छी तरह छिपाकर रखी हुई थी। बक्स का ताला खोलकर उसके अंदर की चीजों को देखा। एक तरफ कोने में एक बोतल रखी हुई मिली। उसे चुपके से बाहर निकालकर अपनी शाल के अंदर छिपा लिया और द्रुत वेग से घर की तरफ राही हुआ। बादशाह को उसके घर वालों से पूछने पर विदित हुआ थोड़ी देर हुआ दरबार की तरफ गए हैं। यह सुनकर उसको कुछ चिंता सी हुई और बीरबल के जाने का कारण जानने के लिए व्याकुल हो उठा। मन में सोचा, बिना किसी अनिवार्य कारण के बीरबल ऐसी दशा में नहीं जा सकता था। वह अपने साथियों सहित लौटने लगा। अभी 2-4 सीढ़ी ही उतर कर गया था कि सामने से बीरबल आता हुआ दिखाई पड़ा। बीरबल मन ही मन सोचता हुआ आ रहा था कि बादशाह के पूछने पर क्या उत्तर दूंगा। इसी बीच बादशाह की दृष्टि उस पर जो पड़ी और वह वहीं रुक गया। पास पहुंचकर बादशाह ने पूछा, तुम इस समय महल को तर क्यों गए थे और तुम्हारे बगल में यह क्या चीज है? बीरद ने कहा, कुछ तो नहीं। फिर भी बादशाह का शक बही रहा क्योंकि उसकी काख तले चट्टे के भीतर से कोई चीज दिखाई पड़ रही थी। बादशाह ने दोबारा पूछा, बीरबल, झूठा क्यों बोल रहा है? तुम्हारी काख के भीतर कोई चीज अवश्य छिपी हुई है। बीरबल ने कहा, हाँ, वह तोता है। बीरचल के ऐसे रूखे उत्तर से बादशाह को संतोष नहीं हुआ और क्रोधित होकर बोला, तुम्हें आज इतना मजाक क्या सूझी है? बीरबल अविलंब बोला, पृथ्वीनाथ अश्व है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और भौं चढ़ाकर कहा, मैं देखता हूँ कि आज तुम्हारा दिमाग आसमान पर चढ़ता जा रहा है। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं, हाथी है। बादशाह ने कहा, क्या तुमने भांग तो नहीं खाई है? ठीक ठीक समझकर उत्तर दो। बीरबल कब चुप रहने वाला था, बोला, गधा है। गधा। वारंवार बीरबल के टालमटोल की बातें सुनकर बादशाह बहुत ही चिढ़ गया और पूछा, क्या आज तुम पर मृत्यु तो नहीं सवार हो गई है? काख में की छिपी वस्तु का नाम ठीक ठीक क्यों नहीं बतलाते हो? इस बार बीरबल ने साफ बतला दिया, हुजूर, शराब है। फिर अपनी बगल से बोतल निकालकर बादशाह के हवाले किया। बीरबल ऐसे धर्मपरायण ब्राह्मण के पास शराब की बोतल देखकर बादशाह को आश्चर्य हुआ और उसका कोप कुछ शांत हो गया। वह बीरबल को अपने साथ जनाने महल में लिया ले गया। वहां जाकर देखा तो उसके कमरे की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। संदूक का ताला भी खुला हुआ है। बादशाह तुरंत ताड़ गया कि इसी को चुराने के लिए बीरबल अकेले में यहाँ आया था, परंतु फिर भी इतने ही से उसे शांति न मिली। उसने विचारा कि यह तो हुई यहाँ की बात, रास्ते में बीरबल अंटसंट क्यों बतलाता था। तब वह बोला, बीरबल,
मालूम होता है आज तुम कुछ नशा खा गए हो, नहीं तो ऐसी ऊटपटांग बातें कभी न करते। तुम्हारी कांख तले शराब की बोतल मौजूद थी, फिर भी तुमने उसे बैल, गधा आदि आदि कैसे बतलाया। बीरबल को अपना राज बादशाह पर खोलने का मौका मिल गया और उसे इस ढंग से प्रकट करना प्रारंभ किया। पृथ्वीनाथ, न तो मैं नशा खाए हूँ और न मेरी बुद्धि ही भ्रष्ट हुई है। मैंने जो कुछ भी कहा है वह मेरे कांख तले थी। अच्छा हुजूर सुनिए, पहले पहल मैंने आपसे बतलाया था कि कुछ भी नहीं है। सो मद्यपान के प्रथम प्याले की बात थी, उस समय बात करने वाला कुछ भी नहीं देखता। दूसरी बार मेरी जबान पर तोते का नाम आपने सुना होगा। इसका अभिप्राय यह था कि दूसरा प्याला पी लेने पर मनुष्य तोते के समान बकने लगता है। फिर मैंने घोड़े का नाम लिया था। उसके मानी यह था कि तीसरा प्याला पी चुकने पर मद्यपी घोड़े के समान हिनहिनाना प्रारंभ कर देता है। चौथी बार हाथी बतलाया था। सो इस कारण कि चौथे प्याले के सेवन के पश्चात मद्यपी मस्त हाथी की तरह घूमना प्रारंभ करता है। पांचवी बार गधा बना देता है। छठवें में मद्यपी नशे में गुप्त हो जाता है, यहाँ तक कि उसको अपने शरीर तक की भी सुधि बुध नहीं रहती। यही कारण था कि अंत में मैंने शराब का नाम लिया था। एक बोतल में केवल 6 प्याला शराब रहती है। प्रत्येक प्याला सेवन के पश्चात मनुष्य की पृथक पृथक दशाएं हो जाती हैं। बादशाह बीरबल की इन बातों को बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा था, कारण कि उसे इस बात का पहले ही से विश्वास था कि बीरबल जो कुछ भी कहे वह करेगा उसके अच्छे के लिए ही। बीरबल का अभिप्राय भी बादशाह का मद्यपान छुड़ाना ही था। उसकी इस शुभकांक्षा से बादशाह बड़ा हर्षित हुआ और उसे उचित पुरस्कार देकर विदा किया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दर्पण झूठ न बोले। बादशाह अकबर के राज्य में एक धूर्त महाजन किसी न किसी को प्रायः गुप्त रूप से परेशान करता रहता था, लेकिन देखने में वह काफी भला लगता था। उसमें एक बड़ा ही विलक्षण गुण था, वह अपना रूप बड़ी होशियारी से बदल लेता था। इस कारण उसके परिचित लोग भी दंग रह जाते थे। एक बार उस महाजन ने किसी चित्रकार को अपना एक चित्र बनाने का हुक्म दिया। कुछ दिन बाद चित्रकार महाजन का बढ़िया सा चित्र बनाकर ले आया। चित्र देखकर उसने अपनी भाव मुद्राएं तुरंत बदल ली। चित्रकार ने उसके चेहरे से अपने चित्र का मिलान किया तो उसमें बहुत अंतर पाया। लाचार होकर वह चित्र लेकर घर लौट आया। फिर जिस रूप में महाजन को देखा था वैसा ही चित्र बनाने लगा। 2-3 दिन बाद उसके नए रूप का चित्र तैयार हो गया। वह उसे लेकर महाजन के यहाँ पहुंचा। महाजन अपनी पूर्व प्रकृति के अनुसार फिर अपने चेहरे में परिवर्तन लाकर चित्रकार के सामने उपस्थित हुआ और चित्र में खामियां निकालने लगा। इस बार भी चित्रकार की समझ में उसकी चालाकी नहीं आई। इस तरह कठोर परिश्रम से चित्रकार ने उसकी आकृति के अनुसार एक और चित्र तैयार किया और फिर महाजन के पास गया। लेकिन उस धूर्त महाजन ने चित्र में कई खामियां बताईं जो वास्तव में गलत थीं। अब चित्रकार की समझ में उसकी जालसाजी आ गई। चित्रकार ने जब अपना पारिश्रमिक मांगा तो महाजन ने चित्रकार को 2-4 खरी खोटी सुनाते हुए कहा, जब तक तुम मेरी असली सूरत का चित्र बनाकर नहीं लाओगे मैं 1 पाई भी नहीं दूंगा। चित्रकार ने सभी चित्र बड़े परिश्रम से बनाए थे। वह दुखी होकर घर वापस आया और सारा हाल अपने मित्रों से कह सुनाया। मित्रों ने उसे बादशाह अकबर के यहाँ फरियाद करने की सलाह दी। वह अपनी फरियाद लेकर बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह अकबर ने चित्रकार से सारे चित्र मंगवाए और फिर महाजन को बुलवाया। महाजन आया तो बादशाह ने उसे सच सच बोलने का आदेश दिया। यह सुनकर महाजन बोला, सरकार, मैंने चित्रकार को अपने रूप के मुताबिक ही चित्र बनाने को कहा था, लेकिन इसने जितने चित्र बनाए हैं
वे सब मेरे चेहरे से नहीं मिलते हैं। बादशाह की समझ में कुछ भी नहीं आया। जब उन्होंने अपने आप को न्याय करने में असमर्थ पाया तो बीरबल को बुलाकर सारा मामला सौंप दिया। बीरबल ने समझ लिया कि इस महाजन को शक्ल बदलने की कला आती है, जिससे यह चित्रकार को तंग कर रहा है। इसकी और कई जालसाजियों की खबर भी उनको पहले से थी, इसलिए उन्होंने चित्रकार से कहा, देखो, महाजन की शक्ल जैसी हम देख रहे हैं, ठीक ऐसी ही शक्ल का चित्र जब तुम बनाकर हमारे पास लाओगे तो तुमको उसका पुरस्कार दिया जाएगा। यह कहकर उन्होंने दोनों को जाने की आज्ञा दे दी। फिर बादशाह को सारा हाल सुना दिया। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी चित्रकार कुछ ही दूर गया होगा कि बीरबल ने अपना निजी सेवक भेजकर उसे बुलवा लिया। जब चित्रकार पुनः आया तो बीरबल ने उससे कहा, 2-3 दिन ठहरकर तुम बाजार से एक बड़ा शीशा खरीद लाना, जिसमें वह महाजन अपनी शक्ल अच्छी तरह से देख सके। उस दर्पण को लेकर तुम उसके मकान पर जाना और उससे कहना, आपका असली रूप इस चित्र में प्रकट होता है। वह दर्पण में अपनी शक्ल देखेगा तो जैसी शक्ल होगी वैसा ही रूप उसे दिखाई देगा। इस तरह वह परास्त हो जाएगा। यदि इतना होने पर भी वह बात बढ़ाए और रुपया न दे तो हमारे पास आना। हम प्रयत्न करके तुम्हें अवश्य ही तुम्हारा पारिश्रमिक दिलवा देंगे। यह परामर्श सुनकर चित्रकार मन ही मन प्रसन्न होकर बीरबल की युक्ति की सराहना करता हुआ घर लौट गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद चित्रकार एक बड़ा सा शीशा बाजार से खरीदकर महाजन के पास गया और बोला, लीजिए, आपका सर्वोत्तम चित्र तैयार है। महाजन ने शीशा देखकर कहा, यह तो शीशा है, मुझे चित्र दिखाओ, वह कहाँ है? यही तो आपके रूप का असली चित्र है, चित्रकार ने कहा। महाजन समझ गया कि बीरबल ने चित्रकार को ऐसी युक्ति बताई होगी। उसने सोचा, यदि मैं स्वीकार नहीं करूंगा तो मेरी खैर नहीं है। फिर भयभीत होकर उसने 1000 रुपए उस चित्रकार को दे दिए। रुपए लेकर वह चित्रकार बादशाह के दरबार पहुंचा। बीरबल भी उस समय दरबार में उपस्थित था। चित्रकार ने महाजन द्वारा चित्र स्वीकार करने तथा पारिश्रमिक प्राप्त हो जाने का सारा हाल कह सुनाया। फिर उनसे आज्ञा लेकर अपने घर चला गया। बादशाह को बीरबल की युक्ति बहुत पसंद आई। वह अत्यंत प्रसन्न हुए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।